हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम सब लोग जो है कल सूक्ष्म शिक्षण पढ़े थे, जो कि सीडीपी का बिहार सीडीपी जो है, जो कि 30 नंबर पूछा जाएगा। इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पढ़ चुके हैं। आज जो होगा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा और उसके बाद डिसेबिलिटी होगा, ट्रांसफ़र और डिसेबिलिटी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इससे पहले जो माइक्रो टीचिंग का कितना समय अवधि होता है, 36 मिनट का समय अवधि होता है। इसको याद रखना है, माइक्रो टीचिंग 36 मिनट का समय अवधि होता है। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे कौशल के को प्रभावित करता है, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे कौशल या काम को प्रभावित करता है, उसे सीखने का हस्तांतरण कहते हैं। जैसे वह ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होता है, जैसे कि पहले मान लीजिए कि हम साइकिल चलाए, साइकिल सीखने के बाद यही जो है सीखने के बाद जब हम मोटरसाइकिल सीखते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो इसी का ये ट्रांसफ़र हो गया इसमें, इसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ कि कोई एक सीखा हुआ कौशल दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है, उसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कि ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। देखिए, हस्तांतरण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, सबसे पहले एक धनात्मक हस्तांतरण होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। धनात्मक हस्तांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई वार्ताओं को सीखने में सहायता प्रदान करता है। धनात्मक जो होता है पूर्व के ज्ञान को, अनुभव या प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। जो हम पूर्व में सीख लिया और नई जो सीख रहे हैं उसमें सहायता प्रदान करता है धनात्मक में। जैसे कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तो इसे सीखने का धनात्मक हस्तांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा में सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक हस्तांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनात्मक हस्तांतरण कहलाएगा। जैसे कि हिंदी सीखने के बाद हम इंग्लिश सीखते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसी को धनात्मक हस्तांतरण कहते हैं। अब होता है ऋणात्मक हस्तांतरण। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक हस्तांतरण कहते हैं। मान लीजिए कि किसी कार्य को हम सीखे और सीखने में अगर हम दूसरे कार्य को कर रहे हैं तो वो उसका निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो इसी को हम ऋणात्मक हस्तांतरण कहते हैं। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक हस्तांतरण कहा जाएगा। जैसे कि तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, इसे ही ऋणात्मक हस्तांतरण कहा जाता है। अब देखिए शून्य हस्तांतरण। सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव न हो तो सहायक होता है, न ही बाधक होता है, तो वह अधिगम शून्य हस्तांतरण कहलाता है, जीरो ट्रांसफर कहलाता है। मतलब सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व की ज्ञान का अनुभव न तो सहायता प्रदान करता है, न ही बाधक होता है, उसे ही शून्य हस्तांतरण कहता है। एक है क्षैतिज हस्तांतरण। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने की क्षैतिज हस्तांतरण कहते हैं। एक बार इसको और समझ लेते हैं। क्षैतिज, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज हस्तांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। जिस तरह से हम गणित में सीखते हैं उसी तरह से हम विज्ञान के कुछ अन्य प्रश्नों को हल करने में आता है, इसी को हम क्षैतिज हस्तांतरण भी कहते हैं। अब देखिए लर्निंग ऑफ डिसेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। सी टेट हो गया, कोई भी टेट हो गया, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, सभी एग्जाम में पूछता है। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यह एक वेरिएबल स्टेज है। कैसा स्टेज है? वेरिएबल स्टेज है, चर अवस्था है। तो देखिए सबसे पहले इसको याद रखिए, डिसलेक्सिया। सबसे पहले है डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई होता है। देखिए डिसग्राफिया, इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। डिसग्राफिया हुआ लिखने से संबंधित कठिनाई। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई। देखिए ग्राफ सब कहाँ होता है? लिखने सब में होता है। तो जहाँ भी डिसग्राफिया हो गया तो लिखने से संबंधित कठिनाई। देखिए डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित समस्या जो होता है। देखिए
कैलकुलिया जो होता है वो गणित से संबंधित, देखिए जहाँ भी कैलकुलस आ गया, ये सब आ गया, ये सब कहाँ गणित में संबंधित है। इस तरह से हमको इसको गणित से संबंधित कठिनाई, डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, लिखने से संबंधित कठिनाई, डिसलेक्सिया हो गया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। देखिए अब डिसग्राफिया, भ्रम वाली स्थिति, डिसग्राफिया, देखिए डिसग्राफिया भ्रम वाली स्थिति। भ्रम वाली स्थिति कैसे, जैसे कि हम देखते हैं कभी कोई मोर को देखते हैं तो हमको लगता है कि कहीं ये मुर्गा तो नहीं है, और कभी कभी मुर्गा को देखते लगता है कहीं ये मोर तो नहीं है, इसी को बोलते हैं डिसग्राफिया, नहीं डिसमोर्फिया, सॉरी डिसमोर्फिया, इसको क्या बोलते हैं, डिसमोर्फिया। मतलब मोर को देखने के साथ साथ कभी कभी लगता है कि हम मुर्गा को देख रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं डिसमोर्फिया। ये तो बहुत आराम से याद हो गया, मोर और मुर्गा देख लीजिए। कैलकुलिया हो गया गणित से संबंधित, ग्राफिया हो गया लिखने से संबंधित, डिसलेक्सिया हो गया पढ़ने से संबंधित। देखिए अब हो गया डिस्फेजिया, डिस्फेजिया हो गया बोलने से संबंधित, जैसे बोलता है ना कोई कोई फेज उड़ गया क्या, तो ये डिस्फेजिया हो गया बोलने से संबंधित। और डिस्पर्सिया, डिस्पर्सिया हो गया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्पर्सिया हो गया शारीरिक कौशल से संबंधित विकास। डिस्पर्सिया क्या हो गया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकास, डिस्पर्सिया हो गया। डिस्थीमिया, थीमिया मतलब टेंशन, थीमिया टी है, टी मतलब टेंशन, टेंशन मतलब तनाव से संबंधित बीमारी, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित। अब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। एडीएचडी, आजकल यही पूछा जा रहा है, एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है। एडीएचडी, एडीएचडी क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें बच्चा एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है। स्वालीनता, ऑटिज्म, ऑटिज्म किसको बोलते हैं, दोहराव या रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार को बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। ऑटिज्म, ऑटिज्म होता है दोहराव, रिपीटेटिव, दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर कहलाता है ऑटिज्म। मतलब बार बार किए जाने वाला व्यवहार ही ऑटिज्म कहलाता है, इसको याद रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आरपीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो होता है 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को लाया गया। देखिए पहले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 चलता था, उसी के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को लाया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 7 प्रकार से बढ़ाकर कितना कर दिया, विकलांगता को 21% कर दिया गया। पूछेगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 किसके स्थान पर आया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का स्थान पर आया, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया है। इसमें जो क्या क्या है, विकलांगता के 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार के जोड़ने की शक्ति भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। केंद्र सरकार के पास बहुत ही मतलब और विकलांगता जोड़ने की शक्ति भी होगी। इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चे का हर 5 साल में सर्वे कराना, बुक और LTM आदि उपलब्ध कराना। समझ गए। देखिए इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो होता है ये 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया है, और जो है विकलांगता पहले 7 साल, इसको बढ़ा के 21 कर दिया गया है। चलिए और लास्ट है आज का टॉपिक, गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होती है, जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाने की अक्षमता आदि। यही है लोकोमोटिव, मतलब मसल से संबंधित बीमारी होती है, मसल से संबंधित बीमारी होती है लोकोमोटिव। तो एक बार और हम सब लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित बीमारी, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित बीमारी, डिसकैलकुलिया गणितीय गणना संबंधित समस्या, डिसमोर्फिया भ्रम स्थिति, मोर्फिया भ्रम स्थिति हो गया, डिस्फेजिया बोलने से संबंधित, मतलब बोलता है कि फेज उड़ गया है तो बोलने से संबंधित बीमारी, डिस्पर्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित, टी टेंशन याद रखिए, पर्सिया शारीरिक संबंधित, फेजिया फेज उड़ गया बोलने संबंधित, इस तरह से याद रखिए। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है ADHD, इनमें बच्चा
एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ADHD। ऑटिज्म, इसमें बच्चा रिपीटेटिव होता है, बार बार किए जाने वाला व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, इसी को ऑटिज्म कहता है। यह दिव्यता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। RPWD एक्ट 2016, यह जो है RPWD एक्ट 1995 का स्थान पाया है PWD एक्ट 2016, जो कि विकलांगता को 7 स्तर से बढ़ाकर 21 स्तर कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियां हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चे का हर 5 साल में सर्वे कराना, बुक, TLM आदि उपलब्ध